नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आज की डिबेट हम बिहार पर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठवीं मर्तबा मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर उन्होंने वहां से बिहार को 7200 करोड़ की सौगात दी। हालांकि चुनावी गिफ्ट कहना ज्यादा मुफीद होगा। अपनी स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस कभी रोजगार दे ही नहीं सकते, ये लोग परिवारवाद से बाहर ही नहीं आ सकते। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि बीजेपी और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब यहां का युवा उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते काफी वक्त से यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है और नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों और रोजगार देने के लिए एक निश्चय ही एक बड़ा काम किया है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब इसी धरती से नया बिहार बनेगा। पहले पीएम का बयान सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। जरा समझिए, बिहार में चुनाव है और छठी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हैं। बिहार वासियों को सौगात मिली है, लेकिन निशाना उन्होंने एक बार फिर से आरजेडी पर साधा, कांग्रेस पर साधा और उनके निशाने पर वो रेजिम भी था। हालांकि लालू यादव का नाम भी हमने नहीं लिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने जॉब फॉर लैंड मामले को लेकर भी तंज कसा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम बिहार की सियासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे। अविरल मलिक आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अविरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु मंजरी आपको दिखाई दे रही है, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको आशीष सैनी दिखाई दे रहे हैं, इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निरंजन पोद्दार आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ही इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल मैं मधु मंजरी से करूंगा। मधु जी, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर छठी मर्तबा पहुंचे। बिहार में चुनाव है, निशाने पर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी थी, आपकी प्रतिक्रिया? सबसे दुखद बात यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले बोला करते थे कि जब भी हम आएंगे यहाँ, जब यहाँ के चीनी मिल का चाय पिएंगे। ये बात वो भूल गए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जो चारों तरफ उनका टेलीप्रॉम्प्टर रखा रहता है ना, जहां से वो बोलते, पता नहीं कौन उनका जो भाषण लिखता है, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने का काम किया है बिहार के लिए। नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। लगातार नीतीश कुमार जी स्पेशल राज का दर्जा मांगते रह गए, स्पेशल पैकेज मांगते रह गए, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के दर्जा के लिए मांगते रह गए, लेकिन इस पे ये नहीं बोले। किस तरह से हर रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, उस पे उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला कि किस तरह से खेमका जी का गांधी मैदान में पुलिसिया के सामने, उसके नाक के नीचे किस तरह से उसकी हत्याएं हो जाती है और इस तरह से बिहार में अपराधी बेखौफ है जी। पूरे अस्पताल में, एक बड़े अस्पताल में जहां के सब तरह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना मुंह पे कपड़ा बांधा, ना हेलमेट पहना, और आते हैं मर्डर करते हैं, कर करके आराम से चले जाते हैं। इस तरह से आज बिहार में जो अपराधी बेखौफ हो गए। दुखद ये बात है, यही नरेंद्र मोदी जो जंगल राज बोलने वाले लोग आज वो बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज जो बिहार जंगल नहीं महाजंगल राज हो गया है। नरेंद्र मोदी जी से मैं बोलना चाहूंगी कि बिहार के बिहारियों के लिए सोचिए,
रोजगार मिलेगा गुजरात में, फैक्ट्रियां लगेगी गुजरात में, और लेबर जाएंगे बिहार से। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके आप बोलते हैं कि फैक्ट्रियां बिहार में लगेगी और लेबर मजदूरा जो है गुजरात से आता, तब जाके बिहार के लोग आपको कमाने थे। बिहार के लोग, बिहार की मासूम जनता ने आपको एक सम्मान देने का काम किया है, लेकिन आपने हमेशा बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, और बिहार के लोगों के साथ ही नहीं, बिहार के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया है। ये बात भी तो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं हैं। आपको बोलना है और बताना चाहिए कि जिस तरह से, जैसे आप प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप पूरे देश के लिए सोचेंगे। क्यों बिहार के साथ सौतेलापन, और क्यों गुजरात के साथ सब चीज गुजरात ले जाए और बिहार जो है लेबर बनाता रहे, लेबर की फैक्ट्री बन जाए, यहाँ तो फैक्ट्री लगाएंगे। इस पे भी नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था। इससे पहले कि मैं अविरल के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लूं। आशीष भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टी है, उसमें कांग्रेस भी आती है, आरजेडी भी आती है। उन्होंने कहा कि बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की बेड़ियों से बिहार की जनता ने रिहा किया। आप भी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं अविरल के पास जाता हूं, दोनों का जवाब लूंगा। आशीष सैनी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान हो, पहले बहुत दिन पहले ये कहा था कि मैं बिहार को कितने करोड़ का पैकेज दूं, और बाद में जब सरकार नहीं बनी तो चले गए। लेकिन पिछले दरवाजे से उन्होंने चाचा नीतीश कुमार को साइडलाइन में मिलाकर अपनी सरकार बना ली। पिछले 20 वर्ष से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। थोड़े समय के लिए आरजेडी आई थी, और उसके बाद केंद्र में लगभग 11 साल से नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बावजूद जब अपने चुनाव प्रचार की रैली में जाते हैं, तो वो आधे से ज्यादा समय तो कांग्रेस के नाम लेकर खर्च करते हैं। और कांग्रेस के लिए उनके पास यही है कि कांग्रेस में परिवारवादी है, आरजेडी में परिवारवादी है। भाई, आरजेडी में एक परिवार लालू यादव जी का है, कांग्रेस में एक परिवार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और ये इंदिरा गांधी और नेहरू जी का है। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी में कितने परिवारवादी हैं? आप बताइए ना, कम से कम सैकड़ों की संख्या में परिवारवादी सांसद इनके बने हुए हैं। पूरी भाजपा और आरएसएस परिवारवादी है। वो नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी के परिवार में 2 दत्तक पुत्र हैं, अंबानी और अदानी। उन्होंने पूरे देश को, इसकी सीमा का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। देश की अर्थव्यवस्था डूबने के लिए उनके दोनों दत्तक पुत्र जिम्मेदार हैं। और पहलगाम जैसे मामले में भी केवल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कारोबार को बचाने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति के साथ भी समझौता किया और उस देश के साथ समझौता किया जिसके साथ हम क्रिकेट मैच हारने तक को भी तैयार नहीं है। तो आप बताइए ना कि नरेंद्र मोदी का जो भाषण है आज, अब 2025 में वो वहां पर भाषण दे रहे हैं, तो उन्हें किस बात का भाषण देना चाहिए? जो उनके गिरते हुए पुल और टूटते हुए हाईवे है, या उनके भ्रष्टाचार की लंबी लंबी कहानियां है, या बिहार को छोड़कर बिहार को भी मिला लीजिए, पूरे देश की जनता को जो धोखा इन्होंने दिया है। अब बिहार में चुनाव आए तो लिट्टी चोखा खाने चले जाएंगे और बाद में उसके बाद फिर दोबारा भूल जाएंगे। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जो नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों में कहीं दो। ठीक है आशीष जी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अविरल मलिक। आशीष सैनी, ठीक है, पॉइंट टेकन आशीष जी, ठीक है। और हमें लगता है कि कोई समझदार आदमी भाषण दे रहा है। ठीक है आशीष सैनी, आई विल कम टू यू। मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। निरंजन भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। अविरल, जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई बिहार में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, पिछले 1 महीने से पूरी दुनिया, पूरा देश वो देख रहा है। दूसरा, आज बिहार की धरती से उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसा कि ये रोजगार नहीं दे सकते, बेड़ियों से बिहार को आज़ादी मिल गई, एनडीए की सरकार बन गई, ये तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मुश्किल तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत ख़राब है बिहार में। सिर्फ भाषण देने और बातें करने से बिहार चल जाएगा क्या? अविरल, जवाब दीजिए दोनों प्रवक्ताओं का। विषय हमारी पार्टी का, हम धरातल पे कार्य किस प्रकार से करते हैं वो सबको मालूम है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है बिहार प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का, अच्छी कानून व्यवस्था का, और साथ ही साथ अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई करने का, तो निश्चित रूप से वो की जाती है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। संदेह और संशय नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हमारी मंशा का और इनकी मंशा का,
जो जनता के मध्य में स्पष्ट संदेश जा चुका है। आरजेडी की मंशा क्या थी, किस प्रकार से तमाम सारे गुंडे माफियाओं को प्रमोट करना, टिकट देना, टिकट देकर उन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का काम करना, चाहे वो सिवान के शाहबुद्दीन की बात कर ली जाए, अन्यों की जितने भी गुंडे माफिया उनकी बात कर ली जाए। उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी की मंशा का, हमारी स्पष्ट मंशा है कि किसी गुंडे अपराधी माफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रमोट नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द लॉ, कठोरतम कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। इसमें किसी रूप में कोई इफ एंड बट इन्हें नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक विषय है बिहार प्रदेश का और बिहार प्रदेश के विकास का, बेरोजगारी का और रोजगार का, और उसके साथ साथ जहां तक अन्य मुद्दों का विषय है, और उसके साथ साथ जहां तक विकास की चर्चा होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के नेतृत्व में निरंतर बिहार प्रदेश का विकास हो रहा है, क्राइम रेट डिक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ रोजगार युक्त बिहार का निर्माण हो रहा है। राज्य स्तरीय तमाम सारी समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जा रहा है। डंके की चोट पर डबल इंजन की सरकार बिहार प्रदेश का विकास कर रही है। तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का बिहार प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। जिन्हें आवश्यकता है, जो पीड़ित हैं और जो एक तरीके से मैं समझता हूं जरूरतमंद है, उन तक पूर्ण रूप से सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। और पूर्व में क्या कुछ होता है वो सबने देखा, किस तरीके से एक वर्ग के हित में कार्य, एक वर्ग का साथ और एक वर्ग का विकास होता था। हम सबके साथ और सबके विकास की यदि बात करते हैं तो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने का और इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, वो डंके की चोट पर दिख रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय करप्शन का, भ्रष्टाचार का और चारा घोटाले का, अन्य घोटालों का जहां तक विषय है, तो उस पर भी आरजेडी को मैं समझता हूं जवाब देना चाहिए कि एक तरीके से डंके की चोट पे चारा घोटाला किसने किया, इसका कम से कम स्पष्टीकरण और जवाब दे दें तो शायद बेहतर होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अन्य घोटालों का, भ्रष्टाचार का, या फिर एक तरीके से रोजगार युक्त बिहार के निर्माण का, वो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के नेतृत्व में हो रहा है। महंगाई मुक्त बिहार का एक तरीके से विषय हो, या फिर बाढ़ की समस्या हो, या एक तरीके से पलायन का विषय हो, तो निश्चित रूप से तमाम सारी समस्याओं का समाधान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार कर रही। ठीक है, आशीष सैनी कुछ कहना चाह रहा है। आशीष, आप प्लीज थोड़ा जवाब छोटे में रखिएगा क्योंकि मुझे जाना है अभी निरंजन जी के पास, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी आशीष। मैं बिल्कुल, मैं 10 सेकंड का समय निरंजन से मांग रहा हूँ कि जैसे अंधे देवता वैसे वैसे ऊत पुजारी। सिर्फ इतनी बात इनके भाषण से मैं कहना चाहता हूँ जो अभी अभिनंदन जी ने कहा। निरंजन पोद्दार, पीएम बहुत एग्रेसिव है। देखिए बिहार में चुनाव है और एक के बाद एक गिफ्ट की बौछार हो रही है, तमाम योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तमाम नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, चीनी मिलों के उद्धार की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि चीनी मिल बन जाएगी, वहाँ से चीनी आएगी, उससे चाय कॉफ़ी पी जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बिहार में। लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटी यही है निरंजन भाई कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई कंट्रोल में नहीं है। शराब माफिया वहाँ पर धड़ल्ले से नकली शराब बेच रहे हैं, शराब पी के हज़ारों लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। दिन दहाड़े वहाँ पर अस्पतालों में घुस के मार दिया जाता है। खेमका के परिवार के लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं, पहले उनकी हत्या, उनके बेटे की हत्या, फिर उनकी हत्या। और पुलिस का तो एक बहुत शर्मनाक बयान आया है आज। पुलिस ने कहा है कि बारिश के सीज़न में ऑफ सीज़न होता है तो किसान फ्री होते हैं और फिर वो किसान क्राइम करते हैं, वो अपराध को अंजाम देते हैं। इस तरह की बात अगर पुलिस करने लगे भाई तो फिर हंसी आती है, हास्यास्पद है बहुत। निरंजन पोद्दार। अमित जी, हास्यास्पद नहीं है, वेदनादायक। देखिए अमित जी, आपको एक चीज समझनी चाहिए, भारत के गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने को, और यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कह सकती कि हम बिहार की सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिला। आज मुझे एक चीज बताइए कि जो बिहार एक समय के अंदर, चाहे आप भौतिक रूप से देखेंगे पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, आप प्राकृतिक संपदाओं के आधार पे देखेंगे बिहार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, आप किसी भी रूप में देखेंगे तो बिहार एक समय का जो स्वर्णिम काल बिहार का था, आज वो बिहार देश के बाकी राज्यों से 6 गुना 7 गुना नीचे की स्थिति में है। और इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को अवसर मिला बिहार के अंदर अपनी सत्ता चलाने के लिए। किसी को 30 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 25 वर्ष, किसी को 15 वर्ष। आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में बिहार की इतनी दुर्गति कैसे हो गई भाई? आप ये कैसे कह सकते हैं कि दोबारा से? क्योंकि देखिए अमित जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, चाहे आप इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे कांग्रेस की, चाहे आरजेडी की, किसी की भी बात करें, मेरा ये मानना है
कि अगर 5 वर्ष का शासनकाल आपका बीत चुका है, उसके बाद में प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन आपका किसी दूसरी पार्टी से नहीं होता है। उसके बाद में मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा आपके उस 5 वर्ष के कार्यकाल से होती है। और यहाँ पे तो अगर हम जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की बात करें तो इनको लगभग 18 वर्ष गठबंधन के माध्यम से और नीतीश कुमार जी को लगभग 20 वर्ष इस बिहार राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस चीज को मैं मानता हूं कि 2006 के बाद में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद में लगभग 2013-14 तक बिहार के अंदर बहुत जिसको कहते हैं अभूतपूर्व काम हुए और बिहार ऐसे लगने लगा था कि अपनी जड़ों की तरफ फिर से चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद में अगर मैं उन 7-8 वर्षों का मूल्यांकन बिहार का और नीतीश कुमार जी का अगर उन्हीं के आज के शासनकाल से करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाली वो वाली बात तो होगी कि आ मिले फिर जैसे ही आ मिले। और जो आरजेडी वाले बोल रहे, क्योंकि आज आप मुझे एक बात बताइए कि आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र के अंदर 11 वर्ष की शासनकाल हो गया और बिहार के अंदर गठबंधन के अंदर इनको लगभग 18 वर्ष हो गया। ये 18 वर्ष के अंदर जो बच्चा आज पैदा होता है, आज जिस बच्चे का जन्म होता है 18 वर्ष बाद में वो देश का वोटर बन जाता है अमित जी, और पूरी की पूरी पीढ़ी परिवर्तन हो जाती है। और बिहार की स्थिति आज जो की तो है, 1/3 बिहार सूखे की चपेट में होता है, 2/3 बिहार बाढ़ की चपेट में होता है और ये हर वर्ष का काम है। और सरकार जिस तरीके से जाकर के वहां पे बोली लगाती है, हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्ष पहले वहां जाकर के बोली लगाई थी कि मैं 75,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि पहले तो आप इस चीज का अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आपने वो 1,10,000 करोड़ में बिहार को दिए थे क्या, और दिए थे तो वो कहां उपयोग हुए, कहीं वो उसकी चोरी तो नहीं होगी। ठीक है निरंजन पोद्दार, लेट्स कीप इट शॉर्ट। बिहार जैसे राज्य के अंदर पोद्दार साहब लेट्स कीप इट शॉर्ट, थोड़ा छोटा रखते जवाब। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। मधु मंजरी, बिहार की राजनीति में जिन जिन पार्टियों ने वहां पर राज किया, जिसका वहां पर रेजिम चला है, तो चाहे वो विकास हो चाहे भ्रष्टाचार हो, सबका हिस्सा है। आरजेडी की सरकार में जो विकास भ्रष्टाचार हुआ वो आपका हिस्सा है, एनडीए के राज में जो विकास और जो भ्रष्टाचार हुए वो उनका हिस्सा है। तो पार्टियां तो सारी अछूती नहीं है, आपके रेजिम में भी खूब अपराध हुए हैं। शहाबुद्दीन को लेकर जो बातें हैं मीडिया में, जो तस्वीरें हैं, लालू प्रसाद यादव की बातचीत शहाबुद्दीन के साथ लीक हुई तो उसमें दिख रहा था कि एक माफिया को, एक गैंगस्टर को लालू प्रसाद यादव कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके हिस्से में भी बहुत सारा काला सच है, जिसको बोलते हैं ब्लैक ऑब्जेक्टिव्स, वो आपके हिस्से में भी है। फिर बीजेपी को कोसने से फायदा क्या है? मधु मंजरी, देखिए, समय के हिसाब से लड़ाई में परिवर्तन होता है। कभी किसी चीज की लड़ाई होती है, जब से मतलब हम लोग आए हैं धरती तो तब से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज्य आया, उनको जब बिहार उनको सौंपा गया, तो उस समय बहुत मतलब बिहार एक अलग परिस्थिति से गुजर रही थी। अब पूरे बिहार में जो है एक मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, जिस तरह से बैकवर्डों को मतलब हरिजनों को जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, समाज में पीछे छूटे हुए लोग को हमेशा जो दक्षिण के लोग बोला जाता था, जिनको एक बदलाव था, एक वो रेवोल्यूशन था, एक अलग तरह का रेवोल्यूशन था आत्मसम्मान का, गरीबों का। जो लोग सुअर पालने वाले लोग थे, जो लोग बकरी चलाने वाले लोग, शहाबुद्दीन को गोदी में बिठाना ये कौन सी राजनीति है? मधु जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। उस समय जो गरीब बच्चों का अधिकार नहीं था पढ़ने का, है ना, उस तरह का वो जो बिहार उस समय मिला, तो एक रेवोल्यूशन हुआ उस समय। और कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको एक सम्मान देने का जो काम किया गया वो था। रेवोल्यूशन जब होता है तो कहीं ना कहीं समुद्र मंथन में अमृत के साथ विष रंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला तो बिहार का समीकरण बिल्कुल बदल चुका था। और आज की बात कीजिए, हमेशा 20 साल पहले की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप 20 साल आपको जनता ने आपको वक्त दिया है, तो 20 साल के बाद में फिर भी वही बलात्कार, वही हत्याएं। रंजन जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। तो फिर 20 साल में क्या परिवर्तन हुआ? मधु जी मेरी बात सुनिए, मधु जी सुनिए। 20 साल का जो कार्यकाल रहा है नीतीश कुमार का और प्लस बीजेपी का, अब आपकी सरकार बनेगी तो आप भी तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि नीतीश बाबू की सरकार में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये खराब हुआ, वो खराब हुआ। मतलब ये कोई पैमाना थोड़ी है, रिवॉल्यूशन आ गया तो गैंगस्टर को अपने साथ रख लिया,
रिवॉल्यूशन हम आ किसी गया पे उंगली तो उठाने गैंगस्टर में नहीं, अपने ने कार्य जिंदा करने जला में दिया, भरोसा एसिड रखते में हैं। डुबा के हम मार दिया कार्य लोगों को। करके दिखाएंगे। अविरल मलिक, जस्ट टेल मी, आई जस्ट वांट टू नो कि रेजिम किसी का भी रहा हो, वक्त किसी का भी रहा हो, क्या लाइसेंस मिल जाता है क्या? 20 साल पहले लाइसेंस था क्या गुंडागर्दी करने का? शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर को सहानुभूति मिल रही थी, उसको उसके पक्ष में लालू प्रसाद यादव थे, परिवार की तरह संबंध थे, आना जाना था। तो ये क्या 20 साल पहले राजनीति अलग थी, आजादी के वक्त गुंडई करने की परमिशन थी, 25 में नहीं है जी। अगर आप पर आरोप लगा रही है बीजेपी आरजेडी कि आपके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है बिहार का, ये एक्सेप्टेड है, दिख रहा है, लेकिन ये बोलना कि लालू प्रसाद यादव ने गुंडों को और गैंगस्टर्स को पराश्रय दिया था, वो तब की राजनीति थी, ये कैसा तर्क है ये अविरल? ये कैसा तर्क है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है तुलनात्मक अध्ययन का, तो तुलनात्मक अध्ययन जनता निश्चित रूप से करती है और डंके की चोट पर जनता तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वोट डालने का काम करती है। और जहां तक विषय है, मधु जी यहाँ मौजूद हैं आरजेडी के स्पोक्स पर्सन के नाते, तो निश्चित रूप से अब हम डिबेट में बैठे हैं, जनता यहाँ भी तुलना कर रही है कि कौन पार्टी कितना बेहतर कार्य कर रही है, कितना बेहतर कार्य कर सकती है। और जब जनता वोट डालने के लिए जाती है, निश्चित रूप से तुलना के आधार पर वोट डालती है। और तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट रूप से कहता है, जो कंपैरेटिव स्टडी है वो स्पष्ट तरीके से समझाती है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार की स्पष्ट मंशा है कि अपराधियों पे कठोरतम कार्रवाई हो, गुंडे माफियाओं पे कठोरतम कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई होती हुई भी ग्राउंड लेवल पे नजर आ रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय मंशा का, अगर मंशा की बात कर जाए तो आरजेडी क्या मंशा थी वो सबको मालूम है। वोट बैंक पॉलिटिक्स किस प्रकार से उन्होंने की वो भी सबको मालूम है, और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स रहा वो भी सबने देखा है। लॉ एंड ऑर्डर का मेजर फेलियर आरजेडी के शासनकाल में रहा। लालू राज में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी, वो भी सबने स्पष्ट रूप से देखा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, वो भी सबने स्पष्ट तौर पर देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी सबके हित में निरंतर फैसले ले रही है। अच्छा शिक्षित बिहार का निर्माण हो, और मैं सोचता हूं जहां तक विषय है बिहार प्रदेश का, तो बिहार प्रदेश में किसी रूप में बिहार प्रदेश से पलायन ना हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बिहार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्रदान हो, युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा सके, नारी सशक्तिकरण हो, महिला सुरक्षा की बात हो। निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर चिंतित हैं और बेटी बचाओ की हम बात करते हैं। और निश्चित रूप से जितनी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ प्रत्येक बिहारवासी को मिले, प्रत्येक पीड़ित को मिले, इस चीज को हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। और जहां तक विषय है तुलनात्मक अध्ययन का और जन कल्याणकारी योजनाओं का, तो तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार ने भी चलाई, राज्य सरकार ने भी चलाई। केंद्र सरकार की योजनाओं की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस वालों को भी आज जवाब इस बात का दे देना चाहिए। 60 साल इस देश में उनकी सरकार रही, 60 साल आखिर वो क्या कर रहे थे? बैंक खाते हमने खुलवाए, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, तमाम सारी योजनाएं हमने चलाने का काम किया। बैंकों में खाते तक नहीं खुलवा पाए थे। कौन सी अच्छी इकोनॉमी की बात कर रहे थे? ठीक है, क्या कर रहे थे? आशीष को क्या, अविरल आशीष चला करके घर, आशीष को कहना चाह रहा है। अविरल ठीक है, पॉइंट टेकन जी। आशीष सर प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, अभी मैं अभिषेक, इन्होंने अविरल जी ने जो लास्ट में बात कही, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा पक्के मकान दिए, पक्के मकान का पता नहीं है कहाँ पर है। इन्होंने कहा हम बैंक में खाते खुलवाए। जो बैंक के खाते यूपीए सरकार में 10 रुपए में खुलते थे, इन्होंने 0 रुपए में खुलवाए। लेकिन यूपीए सरकार में 10 रुपए में खाता खुलता था और अगर बैलेंस ना हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने केवल मिनिमम बैलेंस के नाम पर केवल स्टेट बैंक से 2400 करोड़ रुपए गरीब आदमियों से वसूल लिए। ये ऐसे लुटेरों की सरकार है, ये आधा सच बोलता है, आधा झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 20 साल से हमारी सरकार है, हमारी हवा चल रही है, हमारा तूफान चल रहा है। 2015 में जब चुनाव हुआ, 2015 में जब चुनाव हुआ बिहार में, तो क्या हुआ था? 80 विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की आई, 71 सीट इसकी नीतीश कुमार जी की आई और कांग्रेस की सीटें आई। इन्होंने नीतीश कुमार जी को दल बदल करके इधर से उधर मिलाकर अपनी सरकार बना ली। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, उस दिन के बाद से लगातार हर चुनाव में नीतीश कुमार जी की सीटें घटती जा रही है। लेकिन अब पता लग रहा है धांधली कितनी है। मतदाताओं के फार्म भर भी नहीं रहे हैं, बीएलओ केवल नाम भर के जमा करते रहे, और ये उन वोटों को निरस्त करने का जो नंगा नाच आज बिहार में चल रहा है, उससे पता लगता है कि प्रधानमंत्री के पैर उस भाषण को देते हुए जो आज उन्होंने दिया है कितने कांप रहे थे। गरीब आदमी की वोट छीनने की जो तैयारी कर रही है सरकार, ये हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा अपराध है कि आप। आशीष सैनी, आपको कैसे पता चला पैर कांप रहे थे? सुनिए आशीष सैनी, आपने देखा क्या पैर कांपते हुए? फर्जी ढंग से साइन भर रहा है और चुनाव आयोग अंधा होकर बैठा है और उसके दम पर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं।
एक सिंगल काम बिहार के लिए नहीं किया और लगातार इनकी सीटें कम होती जा रही है, फिर कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अरे आप छल बल से जीत रहे हैं, बेईमानी से जीत रहे हैं, और जनता तो आपका इलाज 2015 से लगातार कर रही है। आप छल बल से जीत रहे हैं, ये आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या हालत है आप सबको मालूम है। ठीक है निरंजन पोद्दार, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वहां पर है तो कितना बिहार का भला हो गया, और लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तो कितना भला हो गया, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वहां कितना भला हो गया। क्या बिहार बदला है? क्या बिहार में कुछ बदलता दिखाई दिया आपको? क्या सरकारें बदली लेकिन बिहार नहीं बदला? निरंजन पोद्दार, देखिए अमित जी, ऐसा है, बिहार तो बदलने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको बदलने नहीं देती। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो आपको बीच में उंगली उठा रहा था, तो मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि आरजेडी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हमें 1990 के अंदर हमारे को विरासत में जो बिहार मिला वो इतना गंदा बिहार मिला। भाई आपको किससे मिला? आपको अपने गठबंधन पार्टनर से ही तो विरासत में बिहार मिला। आज आप उसी के साथ गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार देंगे, जिनके द्वारा विरासत में आपको इतना गंदा बिहार मिला। रही बात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, तो आप एक चीज सहसा अंदाजा लगाइए कि जब वहां का डीजीपी यानी कि जो पुलिस का जो मुखिया है वो ये बात कहता है कि जिस आदमी की कल हत्या हो गई है मिठी, उस आदमी को कहता है इनको हमने पहले ही कह दिया था तुम्हारी जान को खतरा है और आप थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिएगा। लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में थोड़ी सी कोताही बरत ली, इसलिए ये मारे गए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जहां पे जिसको कहते हैं जब जहां चौकीदार ऐसे होंगे, जहां रखवाले ऐसे होंगे, वहां पे मतवाले कैसे होंगे, वो सारी की सारी चीजें से ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की स्थिति में बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार राजनीतिक रूप से आपको लगता है कि ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार देखने में जनता को वहां ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर ना कोई सरकार है, ना कोई शासन है, ना कोई प्रशासन है। जो जिसका जैसे जो इच्छा हो, पुलिस कप्तान अगर जिले का कप्तान जो बयान दे रहा है उसके बयान हास्यास्पद, पुलिस का मुखिया बयान दे रहा है उसके बयान हास्यास्पद। जिस तरीके से दिन दहाड़े 20-20 किलोमीटर तक अगर बंदा गोलियां चलाते हुए निकल जा रहा है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी पटना जैसे शहर में, तो आप इसी से सहसा ही अंदाजा लगाइए। और रही बात जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे नदी जोड़ो, 11 वर्ष के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने उधर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ और पानी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार की जो आम जनता, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, जिसको हम अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, वो साल के अंदर 3 महीने सड़कों पे बिताता है अपने घर बार, क्योंकि उनके यहाँ सारी की सारी, चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी हो, चाहे नेपाल से आने वाला पानी हो, वो सारा का सारा बिहार के अंदर घुसता है। और बिहार 2/3 बिहार बाढ़ का शिकार होता है जी। लोग स्थायी घर तक नहीं बना पाते अपना इस बाढ़ की वजह से। निरंजन पोद्दार, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अविरल। ठीक है, आग लग जाता है बस्ती में। ठीक है। अब आई एम गोइंग टुवर्ड्स अविरल। अविरल, ये कैसी पुलिस है बिहार की? और बड़े अधिकारी, एडीजी लेवल के अधिकारी कहते हैं कि भाई बाढ़ के समय किसान फ्री होते हैं, अपराध बढ़ जाते हैं। किसानों को अपराधी बताना, सार्वजनिक तौर से ये बयान देना, आपको लगता नहीं कि पुलिस की छवि को खराब करेगा और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सरकार को भी डेंट लगाएगा? आप किसान को ही अपराधी बता रहे हैं। अन्नदाता तो सुना था हमने, किताबों में पढ़ा, बड़े बुजुर्गों ने बताया किसान देश का अन्नदाता है। किसान अपराधी है, ये नैरेटिव बिहार से आया है पहली बार। नहीं है। और जहां तक विषय है किसी अधिकारी के द्वारा क्या कहा जाता है, तो मैं सोचता हूं वो उस विषय में एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय है ऐसे बयानबाजी का, तो सीनियर अधिकारी होने के नाते किसी प्रकार की इस प्रकार की बयानबाजी मैं सोचता हूं नहीं की जानी चाहिए। अन्नदाता है, इसमें कोई दुराय नहीं। तो अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं एक्शन ले लेंगे। जी आशीष, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, ये हर बात पे जो ये बयान दे रहे हैं कि नहीं एक्शन लिया जाएगा, ये फला काम किया जाएगा, जितनी ये डिबेट में बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। ये कोई गृह मंत्री है वहां के जो एक्शन लेंगे? पार्टी ने इस विषय पे स्पष्टीकरण पहले भी दे दिया, आपको जाके एक बार देख लेना। अरे कहाँ दिया है, क्या दिया पार्टी ने स्पष्टीकरण? बताइए जरा एक बार, कौन सा स्पष्टीकरण? मैं एक एक करके स्पष्ट कर देता हूँ, आप जाइए देख लीजिए। सर मुझे इनसे चाहिए कि क्या स्पष्टीकरण दिया है पार्टी ने, बताइए जरा। जी नहीं, एक
अन्य टीवी चैनल का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन सैयद जफर इस्लाम हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साथी प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस विषय में जानकारी दे दी कि इस प्रकार की जहां तक बयानबाजी है सीनियर अधिकारी होने के नाते कि नहीं की जानी चाहिए, वो तो हमने पहले भी कह दिया, हम सभी लोग कह रहे हैं। नहीं, अरे भाई, नहीं की जाएगी वो बात अलग है, लेकिन जिस अधिकारी ने बात कही है उसके खिलाफ आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया है? मैं एक एक करके स्पष्ट कर रहा हूँ ना। देखिए, जहां तक विषय एक्शन लेने का, तो एक्शन जिस एक ही प्रकार से सवाल लिया जाता है वो लिया जाता है, जवाब भी लिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, और जब होगा वो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक मिनट से बाहर हो जाओगे। नहीं, आप नहीं, ये शायद मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में से सवाल पूछ रहे हैं, बेहतर होगा इमरान मसूद के विषय पे आप बोल रहे हैं। इमरान मसूद प्रधानमंत्री मोदी के लिए किन भाषा का प्रयोग करते हैं? आपने लोकसभा का टिकट देने का काम किया, फिर आप जितवाने का आपने काम किया, इमरान मसूद को सांसद बनाने का आपने काम किया, तो डरते हो क्या आप इमरान मसूद से? आपने सांसद बनवाया, हम डर नहीं रहे। उन्होंने क्या भाषा का प्रयोग किया था ये भी आप बता दीजिए। बोटी का बयान दिया था, बोटी वाला बयान दिया गया था। नहीं, देखिए भाई साहब, बोटी का बयान दिया गया था, वो सबने देखा था। आपकी पार्टी में तमाम बलात्कारी हैं जिनका आप माला भी पहनाते हैं। मणिशंकर अय्यर है आपकी पार्टी में, शर्म भी नहीं आती आपको? नहीं, आपकी पार्टी में सैम पिट्रोड़ा है, जो हुआ तो हुआ कह देते हैं किसी बात में। जो बड़े पुलिस अधिकारी ने जो 1984 के दंगे में हुआ तो हुआ कह देंगे। आपने क्या किया इसमें? नहीं, आपकी पार्टी में तो एक से एक महानुभाव है, चाहे विजय सिंह जी हो, चाहे सैम पिट्रोड़ा जी हो, या फिर अन्य लोग हो, इमरान मसूद की बात हो, मणिशंकर अय्यर की बात हो, तमाम सारे लोग मौजूद हैं आपकी पार्टी में। आपने क्या काम किया? बिहार में शराबबंदी लागू है, हजारों लोग नकली शराब पीकर मर गए, क्या किया आपने? बताइए रहा, इफेक्टिवली वर्क हो रहा है। आप लोगों के वोट काट क्यों रहे हैं? अरे किसी सवाल का तो जवाब दीजिए। आपके बीएलओ और आपके बीजेपी के दफ्तरों में बैठकर आप सुनने को तैयार नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जब आप सुनेंगे तभी तो मैं स्पष्ट कर पाऊंगा। आप सुन लीजिए। ठीक है, बोल लीजिए। अविरल जवाब दीजिए। आशीष सैनी सुन लीजिए, आपने जवाब मांगा है, सुन लीजिए। अविरल बोलिए। किस सवाल का जवाब देंगे ये आप तय करिए। अविरल साथ साथ बयानबाजी की बात कर रहे हैं, तो इनके इमरान मसूद हो, दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पिट्रोड़ा हो, जो सैम पिट्रोड़ा हुआ तो हुआ का बयान 1984 के विषय पर भी दे देते हैं। इमरान मसूद बोटी की बात करते हैं, तमाम सारे लोग देखे हैं। साथ साथ एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, आशीष जी सुन लीजिए। देखिए, जिस तरीके से आपके लोग बयानबाजी करते हैं, पहले उस पर जवाब दीजिएगा। नंबर 2, आप कम से कम इस विषय पर भी स्पष्टीकरण प्रदान कर दीजिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की इस देश में 60 साल सरकार थी, अच्छी सड़कें आप नहीं बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, देश का विकास आप नहीं कर सके किसी रूप में। आपने मैं सोचता हूं जो सतत विकास होना चाहिए था, विभिन्न क्षेत्रों की बात करी जाए, विस्तृत चर्चा कर ली जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, कृषि के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, अच्छे स्कूलों का विषय हो, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का विषय हो, या फिर अन्य किसी क्षेत्र की बात करी जाए, आप विकास नहीं कर पाए, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए जिस प्रकार से विषय इलेक्ट्रिफिकेशन का, आप गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं कर पाए, बिजली के खंभे भी हजारों गांव तक नहीं पहुंचाने का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया, वो भी सबने स्पष्ट रूप से देखा। भी आप चर्चा कर लीजिए। केवल 18,000 बचे थे, जिसमें से आप अभी 11,000 अभी छोड़े हुए आपने। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? आप नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ आवास आप नहीं दे पाए, पक्के मकान आप नहीं बनवा पाए, उज्ज्वला आप नहीं दे पाए। ठीक है, मधु जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है आशीष भाई, इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। मधु मंजरी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, बीजेपी कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, पुलिस काम कर नहीं पा रही है, फिर पुलिस ऐसे बयान देती है, अनर्गल बयान, जिसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अन्नदाता अब इनके लिए अपराधी बन गया है। मधु मंजरी, बर्दाश्त नहीं होगा। अविरल सुन लीजिए, जस्ट अलाउ द लेडी टू स्पीक। अविरल, जस्ट अलाउ हर टू स्पीक। अविरल, जस्ट होल्ड ऑन अविरल। एक तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। मधु जी प्लीज गो अहेड, प्लीज बोलिए। सबसे पहले तो आप जब बात करें बिहार की, तो मुझे लगता है जितने यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जरूर सभी के सभी बिहार से ही हैं। हाँ। और बिहार में अगर ये कहीं भी चले जाए, मैं तो पटना से बोल रही हूँ अभी, और पटना में किसी भी रोड पे चले जाए, पुलिस सिर्फ यही काम कर रही, सुबह चले जाए शाम चले जाए, कैसे कहाँ से चंदा उगाही करनी है, कैसे ट्रक को रोकवाना है, कैसे मतलब वो तो हर सरकार में होता है, वो तो
बीजेपी कांग्रेस किसी की सरकार हो, पुलिस की उगाही तो हमेशा चलती रहती है सड़क पे, वो तो किसी की सरकार हो, उसमें क्या नया है मंजरी? लॉ इन ऑर्डर, सारा लॉ इन ऑर्डर आपके शराब तस्करों को पकड़ने में और शराब तस्करी में पुलिस विभाग लगी हुई है। और जहां आप बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो हमारे पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ करके इंजीनियर बन गए थे और इतने अच्छा, बाकी सब हमारे चाचा जी इन लोग ना डॉक्टर बने थे। आज क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि एक बच्चा क्लर्क भी बन सकता है? क्या इस तरह की व्यवस्था है? क्या आपके यहाँ बिना पेपर लीक का बात होती है? जहां आप बात कर रहे हैं तो आप ही का समय का है वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, सृजन घोटाला और इस तरह की ना जाने कितनी घोटालाएं तब आएगी जब आपकी सरकार जाएगी। तो आप जिस तरह की बात करें, जिस तरह से बिहार को पूरे गर्ग में लपेट के आपने रखा हुआ है और आपके प्रधानमंत्री बिहार आके बोलते हैं कि अब हमारे घर का रंग रोहन हो गया है, तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहते हैं कि आपके घर कभी पोताता नहीं था क्या? आपके पिताजी घर नहीं पहुंचते थे? ये जो इस तरह का जो प्रधानमंत्री के शब्दों से इस तरह के जो शब्द निकले बिहार वासियों के लिए, तो बिहार वासियों का कब खून खौलेगा कि प्रधानमंत्री बाहर से आकर के एक तो सौतेला व्यवहार करते हैं बिहारियों के साथ और ऊपर से अपमान करने का काम है। वो बिहार जो 60% आज भी कृषि पे निर्भर करता है, हमारा कृषि प्रधान राज्य है। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग खेत में रहते, खेत में काम करते हैं और उन खेती गृहस्थी वाले लोगों को हत्यारा बोला जा रहा है, मर्डरर बोला जा रहा है। तो ये जो है यहाँ बिहार की जनता जो खेती पे निर्भर करती है, मैक्सिमम जनता जो खेती पे निर्भर करती है और उनको मर्डरर आप बोल रहे हो, ये आपका चरित्र चरण दिखाता है। आप किस तरह से किसान विरोधी बीजेपी है, केंद्र ही नहीं अब बिहार भी है, किस तरह से किसान विरोधी है, ये पता चलता है। चलिए अविरल, देखिए अब इन्होंने बिहार को पंजाब से जोड़ दिया, किसान आंदोलन से जोड़ दिया। अविरल जवाब दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है उसका जवाब भी दीजिएगा साथ में, और मधु जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। बिहार में अभी भी 5 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है, ये नहीं बदल पाए आप नीतीश कुमार के साथ मिलकर? अविरल बिना पेपर लीक का एग्जाम, इस पे भी बोलेंगे? पेपर लीक पे भी बोल दीजिए सर। अविरल बात की जा रही है तो जो बिहार प्रदेश में हो रहा है वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। बिहार प्रदेश में किस तरीके से बदलाव लाए जाए इसकी हम चिंता कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, भविष्य में भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ नहीं, आपने तो शाहबुद्दीन को बढ़ावा दिया, आपने तो चारा घोटाला किस प्रकार से हुआ उस विषय में जानकारी दे दीजिए, जंगल राज पे जानकारी दे दीजिए। आशीष सैनी बीच में नहीं, वो जवाब दे रहे मधु का। आशीष सैनी, मधु जी का जवाब दिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बेरोजगारी को आपने बढ़ावा दिया, बेरोजगारी का ये आलम था कि लोगों को पलायन करना पड़ा, इस विषय का आप जानकारी मंजूरी जी को ऑडियो दीजिए। काहे नहीं देते हैं आप लोग? आशीष जी, वो मंजूरी जी का जवाब दे रहे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसके लिए आपने क्या किया? बिहार के मजदूरों के लिए आपने क्या किया? बिहार को मजदूर को गुजरातियों ने गुजरात बनाने का काम किया, मजदूर के लिए आपने सारा घोटाला किया। बिहार में फैक्ट्री लगाने का समझ सकते हैं, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। बिहार के लिए नहीं किया, आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। वो नहीं किया आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं। आपकी पीड़ा ये है कि आपको घोटाले का पैसा नहीं मिल रहा, आपकी पीड़ा ये है आप करप्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पीड़ा ये है आप करप्शन को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, जंगल राज को आप बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी पीड़ा ये है कि आप बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, गरीबी को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। आपकी पीड़ा ये है कि अगर आपकी सरकार होती तो आप गरीबी को बढ़ावा दिए होते, लेकिन आज ये आपकी पीड़ा है कि आप गरीबी को नहीं एक तरीके से बढ़ावा दे पा रहे हैं। ये आपकी पीड़ा है, ये आपकी मानसिकता है। आपने करप्शन राज को बढ़ावा दिया, कटमंडी को बढ़ावा दिया, हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया। ये फर्क है आपकी पार्टी और हमारी पार्टी के मध्य में, और ये फर्क स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और आता रहेगा। मैं शीर्ष बैंक की चोट पे 3 साल के माध्यम से कह रहा हूँ, अब जिस तरीके से परिवर्तन लाए हैं वो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं के रोजगार देने की बात हो, हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है और भ्रष्टाचार पे कठोरतर कार्रवाई हो रही है। किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी गुंडे को नहीं बख्शा जाएगा, किसी माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, किसी बलात्कारी को नहीं बख्शा जाएगा, महिलाओं के ऊपर अपराध करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इस चीज को स्पष्ट रूप से लोग को ध्यान देना चाहिए। जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, उसे जेल में जाना उसको पड़ेगा।
ये स्पष्ट हमारा मानना है। किसी अपराधी को नहीं बख्शेंगे। हम तो कह रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारे इस विषय पे, हम तो कह रहे हैं किसी अपराधी को हम नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को हम नहीं बख्शते हैं। ये हमारा जो मॉडल है नजर आ रहा है। लेकिन आपका मॉडल क्या था? विधानसभा का टिकट आप लोग देते थे, आप लोग तो भेजने की चिंता करते थे अपराधियों को। ये आपका मॉडल था, लालराज में मॉडल था, ये सबने देखा है। जनता ने देखा, सभी जनता हमें जिता रही है। जनता आप कह रही है ना, जनता ने देखा तभी 2014 में हमें जिताया, 2019 में हमें। आशीष सैनी, ठीक है अविरल, आशीष सैनी, ठीक है अविरल, आशीष सैनी, प्लीज अविरल, मधु जी मधु जी की बात का जवाब दे रहे हैं, कभी आपने कहा पोद्दार जी की बात का जवाब दे रहे हैं, कभी आपने कहा मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये भाजपा के प्रवक्ता एक घिसा पिटा भाषण लाते हैं और हर डिबेट में इसे पढ़ते कि ये किया जाएगा। एक प्रश्न पूछा कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, शून्य। शराबबंदी क्यों हो रही है, उसका शराबबंदी होने के बावजूद शराब क्यों बिक रही है, उसका पता नहीं है। आपने इनसे कहा कि लारेंस बिश्नोई जो अहमदाबाद की जेल में बैठा है, पूरे बिहार में नशे का कारोबार कर रहा है। प्रधानमंत्री के संरक्षण में नशे का कारोबार लारेंस बिश्नोई के नेतृत्व में चल रहा है और पप्पू यादव को इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, जिसने लारेंस बिश्नोई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसका अंदाजा नहीं है। अविरल जवाब दीजिए। नहीं, अब ये बीच में लॉरेंस बिश्नोई पता नहीं कहां से आ गया, ये हास्यास्पद बात कर ही रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब अगर याद है तो। दे रहा हूं मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपके सवाल को मैं इसीलिए बिल्कुल मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस विषय बोल रहा हूं। अरे साहब बोला ना होता, इस बात को आप जान लीजिए। एक सेंटेंस में जवाब बिल्कुल आशीष जी, मैं लॉरेंस बिश्नोई पे ही जवाब दे रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई अपराधी था, अपराधी है और अपराधी पे कार्रवाई होना ये बिल्कुल स्पष्ट है और किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, ये भी हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी मंशा, किसी अपराधी को हम नहीं बख्शते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को भी किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होती रही है, होती रहेगी, यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अब सुन लीजिए, 50 सबूत दे सकता हूँ आपके। भैया सुन लीजिए ना, मैं टीवी चैनल के ऊपर, अरे आपके पास कुछ है ही नहीं सुनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है तो जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री का पूरा संरक्षण है, कार्रवाई होगी, बिश्नोई से लोगों को मेंटेन रहेगा। अपने पॉलिटिकल हत्याएं करवा रहे हो आप पॉलिटिकल हत्याओं कराने में कैसी बात आप करते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और आप बिहार की जनता को सुनिए, एक उदाहरण और सुन लीजिएगा जरा। करोगे तो वही आप इस प्रकार की बात, आप एओयूएम की पार्टी से हो ना, एओयूएम की पार्टी से आप हैं, सोच सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ। डिवाइडेड रूल की पार्टी आपकी नफरत रही है तो बिल्कुल स्पष्ट मालूम है। पार्टी में शामिल क्यों किया? ठीक है आशीष पोद्दार, देखिए डिवाइडेड रूल की पॉलिटिक्स आपने की है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट मालूम है। और आप एओयूएम की पार्टी से, आशीष आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ नहीं पाया। आशीष, निरंजन पोद्दार, ठीक है आशीष भाई, जस्ट होल्ड ऑन, निरंजन पोद्दार आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ नहीं पाया था, माफी चाहता हूँ, बोलिए। देखिए अमित जी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का विकास तो वास्तव में अनोखा विकास है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैक टू बैक वहां पे 18 पुल गिर जाते हैं और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जिस पुल का अनावरण यानी कि जिसका उद्घाटन करने के 1 महीने के अंदर अंदर वो जो पुल गिर जाए, मेरे को समझ में नहीं आता वहां पे सीमेंट कौन सी कंपनी की लग रही है, सरिया कौन सी कंपनी का लग रहा है। अरे और तो छोड़िए, बिहार के अंदर अभी जो सड़क बनी है पूरी की पूरी सड़क चोरी हो जाती है, कागजों के अंदर भी चोरी हो जाती है जी। तो ये जो अजूबे जो है वो बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको क्या कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे यहां कहा जाता हमाम में सारे के सारे निर्वस्त्र हैं। अभी सैयद शहाबुद्दीन की बात चल रही थी, अभी लेटेस्ट के अंदर आप ये बताइए, उस शहाबुद्दीन को जिसने लोगों को तेजाब से नहला करके जिनकी हत्याएं की, जो IAS IPS की पत्नियों के साथ जो अभद्रता करता रहा, उस शहाबुद्दीन जो सजा याफ्ता अपराधी था, उस शहाबुद्दीन के जाकर के और भावी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद, मतलब सार्वजनिक सभाओं से आज भी वो जिंदाबाद कह रहे। तो सहसा ही बिहार की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो कैसे शासन चलेगा। और जो सरकार अभी जो चल रही है, इन्हीं की सरकार रिपीट होती है।
तो कैसा शासन चलेगा? देखिए, अब अगर मेरा तो यह मानना है, अगर बिहार के लिए वोट होगा इस बार, तो निश्चित रूप से आपको इस बार परिणाम आपको बदलते हुए दिखेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार बिहार के पास एक विकल्प भी नजर आ रहा है बिहार के अंदर, और शायद हो सकता है बिहार उसको एक अवसर दे, और ये देखने के लिए, ये भी हमारे जीवन काल में देखने को मिले कि कहीं ना कहीं हो सकता है बिहार के अंदर, बिहार के बच्चों के, बिहार के भविष्य के, बिहार की पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ हमें कुछ अच्छा दिखाई दे जाए। अब इससे ज्यादा तो और क्या ही कहेंगे अमित जी आप। ठीक है, मधु मंजरी कुछ कहना चाह रही हैं, शी वांट्स टू ऐड ऑन। जी मधु जी। इन लोग सब लोग शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, और वो बाहुबली, जिनको बाहुबली बोला जाता था, पहले आरजेडी में थे तो वो क्रिमिनल थे। हाँ। और जब इनके यहाँ आ गए तो इनके वॉशिंग मशीन में धुल कर करके सब लोग पवित्र हो गए हैं। इस पे ये बात नहीं करेंगे। आनंद मोहन जी जैसे लोग और जैसे कितने बाहुबली जो हैं, जब इनके साथ बीजेपी में आ गए हैं, और होता ही है कि जैसे वो आरजेडी छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, उनके पति जेल से बाहर आ जाते हैं, तो इस पे ये नहीं बोलेंगे। इन पे ये बोलने की बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब तो अब रहे भी नहीं इस दुनिया में, वो वक्त बदल गया है। लेकिन आज जो लोग को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके नारे लगाए जाते हैं, उनको माला पहनाया जाता है, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, इनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। इनके बारे में भी बोलिए ना कि आपके यहाँ के, आपके वॉशिंग मशीन में जवाब ले लेते हैं मधु जी। ये पवित्र हो अविरल काइंडली रिस्पॉन्ड टू, अविरल काइंडली रिस्पॉन्ड टू मधु जी क्वेश्चन। जवाब दीजिए अविरल जी। देखिए, मधु जी ने कहा, मधु जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया और जिस प्रकार सवाल खड़े किए, तो जनता देख रही है, प्राइम न्यूज टेलीविजन चैनल के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, और वो स्पष्ट रूप से जानते हैं। जनता देख रही है किस तरह से, देख रही है, बिल्कुल देख रही है कि आपके क्या कुकर्म है। आपके कुकर्मों को जनता जानती है, जनता जान रही है, जनता समझ रही है, जनता को मालूम है आपने घोटाले किए, जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। एक परिवार के आधार पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। एक परिवार तय करता है किसे टिकट मिलना है, किसका टिकट कटना है, वो भी सबको मालूम है। चर्चा इस मुद्दे पे आपको करनी चाहिए। आप जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं। गरीबी, बेरोजगारी को बढ़ावा आपने दिया, महंगाई को बढ़ावा आपने दिया, रोजगार आपने नहीं दिए, अपराधों को आपने बढ़ावा दिया, गुंडे माफियाओं को, बाहुबलियों को बढ़ावा आपने दिया, वो सबने स्पष्ट देखा है। नहीं, बिल्कुल मधु जी, आपकी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार चलाता है आपकी पार्टी को। जवाब दीजिए। परिवारवाद पे मत बोलिए। अगर परिवारवाद पे हम बोलने लगे ना तो आज नहीं कल हो जाएगा। नहीं, हम बोलेंगे। शीर्ष नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में है, देख लिया हमने। शीर्ष नेतृत्व तो एक परिवार के हाथ में बरसों से। मधु जी थोड़ा सा बोल ही दीजिए, मधु जी थोड़ा सा बोल ही दीजिए, थोड़ा सा बोल ही दीजिए। परिवारवाद में थोड़ा सा योग भी खुला आपके यहाँ है ना। नहीं, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। बाबूजी, बेटा, दामाद, भाई, साला, है ना, आपके जितने बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ। दामाद हो, भाई हो, साला हो, बेटी हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी वो पार्टी है जिस पार्टी परिवारवाद नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार से आता है और मेहनत करता है और विधानसभा का, लोकसभा का टिकट चाहता है, तो उसकी योग्यता के आधार पर। ज्यादा वक्त नहीं है मधु जी, आशीष, अविरल, वक्त बहुत कम बचा। अविरल प्लीज अलाउ मी, मधु जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। अविरल जस्ट होल्ड ऑन, वक्त ज्यादा नहीं। आशीष सैनी, आपके पास 60 सेकंड है रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसके बाद मुझे निरंजन जी के पास जाना है। आशीष सैनी। सर, मैं केवल एक बात कहना चाहता जी, हूं। कहिए। 200 से ज्यादा सांसद राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर इनके परिवारवादी हैं, इनके पार्टी के नेताओं के बच्चे, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जितनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ ये बोल रहे हैं, वास्तव में हमें भी शर्म महसूस होती है कि ऐसा आदमी डिबेट में बैठा है। चलिए ठीक है, निरंजन पोद्दार, लास्ट 61 मिनट टू यू सर, 1 मिनट। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो 20 वर्ष पहले उनकी सरकार थी, और जो जनता अगर जवाब मांगेगी तो जो वर्तमान सरकार है उससे जवाब मांगेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस जनता ने उनको पिछले लगातार 20 वर्षों से, और मैंने आपको एक बात कही, लेकिन आज की तारीख में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं,
बिहार की जो जनता है वो पप्पू और गप्पू के बीच में फंसी हुई है। और इस बार ऐसा है कि शायद बिहार की जनता बिहार के लिए वोट करे, बिहार के भविष्य के लिए वोट करे, तो हो सकता है ये पप्पू और गप्पू की जो बेड़ियां हैं इससे तोड़ करके बिहार शायद अपने जड़ों की तरफ, अपने विकास की तरफ आगे बढ़ चले। मेरा तो केवल इतना सा ही सोचना है, इतनी सी उम्मीदें हैं। ठीक है अविरल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मधु जी, आप डिबेट में पहली बार आए, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच। आशीष सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार के चुनाव में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कभी कम नहीं हुआ, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, और बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिहार को लेकर लगातार हम स्पेशल कवरेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम बिहार को लेकर एक खास सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हर रोज़ मैं आपको बिहार से जुड़ी तमाम खबरों से वाकिफ़ कराता हूं, रूबरू कराता हूं। वहां पर जो नेताओं के बयान है, वहां पर जो सियासी हलचल है, हर एक चीज़ आप तक प्राइम न्यूज़ का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वो पहुंचाता है। हमारा ख़ास शो मिस मत करिए, हर रोज़ रात 8 बजे, जिसका नाम है बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। थैंक यू। भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इंसान, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।